उमेश पाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। शूटर गिरफ्त से बाहर है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस के एक ऐसे अधिकारी हमारे साथ हैं जिन्होंने अतीक अहमद पर ऐसा शिकंजा कसा कि जिनका नाम सुनकर खुद अतीक अहमद कांपता था। हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड पुलिस अधिकारी लालजी शुक्ला हैं। सर, ये बताइए कि अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिलाया जैसा आरोप है, उसमें असद अपने बेटे को ही लॉन्च करने की क्या जरूरत थी कि असद को ही वहां पर भेज दिया उसने? ऐसी कैसे देखते हैं आप? जिससे कि वह ऑपरेशन सफल हो सके और उस ऑपरेशन की कमांड उसके स्वयं के पुत्र के हाथ में हो। पहले भी इस तरीके के हत्याकांड अंजाम दिए हैं उसने। ये आप अगर उसकी अतीत की घटनाओं को देखें तो राजू पाल पर जो जानलेवा हमला हुआ था उसमें अशरफ था, और जो ये हत्याएं या कार्यवाही किया है उसमें जो है ये स्वयं रहा। हमेशा जो है ये ऑपरेशन को अपने नियंत्रण में रखा है। तो किसी भी वारदात को अंजाम दिलाने के लिए मतलब ये अतीक अहमद का ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी है कि वो अपने एक परिवार के व्यक्ति को ही आगे लीड कराता है। अधिकतर मामलों में ऐसा रहा है। कहीं अतीक थे, कहीं अशरफ थे, कहीं इनके पिता भी रहे हैं। एक हत्या इनके ऑफिस के सामने चकिया में हुई थी, उसमें इनके पिता ने ही ललकार करके वो हत्या कराई थी। उमेश पाल हत्याकांड को सिस्टम का फेलियर मानते हैं कि कहां पे क्या चूक हो गई कि अतीक अहमद एक साजिश रचता है और उस साजिश को अंजाम देने के बाद शूटर कामयाबी के तौर पर अभी 18 दिन हो रहे हैं लेकिन वो लोग गिरफ्त से बाहर हैं। तो कहां पे सिस्टम फेलियर हो गया? अतीक अहमद पर तो कार्रवाई की बात की जा रही थी 6 साल से। इसे चूक न कहा जा, क्योंकि अतीक अहमद काफी दिनों से गुजरात में कारागार में है, जेल में है। अन्य कार्यवाहियां पुलिस कर रही थी। यह जरूर है कि ये अनुमान नहीं था कि उमेश पाल पर इस तरह से ऑपरेशन जो है अतीक द्वारा कर दिया जाएगा, जानलेवा अटैक कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके गिरोह के अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई थी, जिससे संभवतः पुलिस को यह जो है आभास था कि वो उस तरह से सक्रिय नहीं है जिस तरह से वो सक्रिय रहता था, और इसके धोखे में ये घटना हो गई। लेकिन जो अतीक के जिन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया वो तो अतीक के ही गुर्गे कहे गए, प्रयागराज में हर कोई जानता था। तो क्या उनके ऊपर नजर रखने में चूक हुई? अब उसके कुछ लोग तो जो हत्या में सम्मिलित थे उसमें कुछ लोग तो पुराने हैं, कुछ नए हैं। नए के बारे में जानकारी नहीं हो पाई, पुराना जो है पहले इधर उसकी सक्रियता नजर नहीं आई। इस कारण से ये जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होने में रह गया होगा। एक सवाल ये भी है कि असद जो अतीक का तीसरा बेटा है उसका मोबाइल लखनऊ में मिला। कहा गया कि उसके एटीएम से जिस वक्त उमेश पाल की हत्या हुई एटीएम से पैसा निकाला गया। क्या अतीक और अशरफ भी इसी तरीके से पेशबंदी करते हैं? पहले भी कोई ऐसी घटना हुई कि जिसमें इन लोगों ने इसी तरीके से सबूत तैयार किया हो अपने आप को बचाने के लिए? ये बड़े शातिर अपराधी हैं, शातिर गैंगस्टर हैं, कला छला में माहिर हैं, धूर्त हैं। ऐसे पहले तमाम हुए हैं। एक आपको बताएं जो है 1996 में एक अशोक साहू की हत्या सिविल लाइंस में हुई थी और अशरफ और उसके साथियों द्वारा मारा गया था। अशोक साहू पर उसकी हत्या हुई थी। अतीक ने अपने संबंधों से अशरफ को 19 जनवरी 1996 को ही थाना चंदौली, जनपद चंदौली की
जेल हवालात में, थाने की हवालात में धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत निरुद्ध दिखला दिया था, मैंने व्यवस्था कर दिया था कि उसकी निरुद्धि वहां पर दिखाई गई थी। तो ये पेशबंदी नहीं है तो और है क्या? तो क्या वहां पे अशरफ की जगह कोई और लड़का बंद हो गया अशरफ के नाम? जब अशरफ यहाँ हत्या कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां कोई दूसरा छद्म व्यक्ति अशरफ के नाम से बंद हुआ था और जेल गया था और रिमांड हुआ था और उसकी बेल हुई थी। तो क्या ये भी आशंका है कि असद अगर प्रयागराज में था तो लखनऊ में कोई और असद के नाम पर कुछ ऐसी सबूत तैयार कर रहा हो असद बन करके? इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पेशबंदी की गई हो? बिल्कुल संभव है, इसकी परम संभावना है। अच्छा, एक सवाल कि इस उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर थे उनके भागने में मुख्तार का सिस्टम भी काम किया है, मुख्तार के लोगों ने मदद की है। आपने इतना काम किया है, क्या मुख्तार और अतीक कभी ऐसे रिश्ते में हैं कि ये एक दूसरे की मदद करें? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि मुख्तार और अतीक के बीच में पटती नहीं है। अब इस समय की बात नहीं बता सकता हूं, इनके मधुर संबंध रहे हैं, इनके बीच में वैमनस्य या दुश्मनी का कोई तथ्य मेरी सेवा काल में नहीं आया, दृष्टिगत नहीं हुआ और इनके संबंध मधुर रहे हैं। एक दूसरे की मदद करते हैं, स्वाभाविक है, करते रहे हैं। एक सवाल यह है कि आज अतीक अहमद के नाम पर इतना पुलिस परेशान है, लेकिन कभी अतीक अहमद आपके नाम से परेशान था और उसने तो कह दिया था कि आप मतलब उसके ऊपर एक बम से हमला हुआ तो कहा गया कि आप ही ने हमला करा दिया, फिर आपने कहा कि नहीं मैंने नहीं करा। क्या था मामला, क्या घटना थी? जहां तक परेशान की बात आप कर रहे हैं, कोई भी अपराधी तब परेशान होता है जब उसके खिलाफ नियमानुसार और सुनियोजित, नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से और सुनियोजित कार्रवाई होती है, तब नियम में चूक नहीं होती है। अतीक के खिलाफ मेरी नियुक्ति के दौरान इलाहाबाद की पुलिस ने अद्भुत कार्यवाही किया था, उसमें मेरा लीड रोल था और उस पर मार्ग निर्देशन मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का था, एसएसपी का था, डीआईजी का था, आईजी का था। तो जब कायदे से प्रभावी कार्यवाही हुई और नियम का, कानून का उसे फायदा लेने नहीं दिया तो उसमें डर की उपज होना स्वाभाविक था और जिससे वह डरता था, वो मुझसे क्या डरता था, वो कानून से डरता था क्योंकि कानून उसका पीछा कर रहा है। जिस बम वाली बात आप कर रहे हैं, ये 2002 की बात है, 7 अगस्त 2002 की बात है। ये पेशी पर लाए गए थे, रिमांड आदि की कार्यवाही होनी थी और इन्होंने स्वरचित बम कांड कराया। एक इखलाक नाम का आदमी था, उसको अपने योजना बना करके और अपने भाई अशरफ, अपने पिता हाजी फिरोज को लगा करके उसे तैयार करा करके हमला इस तरह से कराया कि वो हमला घातक न हो लेकिन हमला हो, जिसमें ये घायल नहीं हुए बल्कि पुलिस ही घायल हुई थी। ये अतीक उस समय कस्टडी में था, अपने खुद पुलिस कस्टडी में था वो और खुद ही पे हमला करवा लिया। हाँ, ये रचना रचा था जिससे कि पुलिस दबाव में आ जाए और तो और उसके बाद सुनियोजित तरीके से इनके समर्थकों द्वारा थाना कर्नलगंज, स्वरूप रानी हॉस्पिटल पर, जॉर्ज टाउन थाने के अंतर्गत, कोतवाली में, शाहगंज में, धुमनगंज में, खुलदाबाद में एक तरफ से मतलब हिंसक वातावरण उत्पन्न किया गया, तोड़फोड़ किया गया। यह सुनियोजित नहीं था तो और क्या था। अगर कोई अकस्मात घटना घटित होती तो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सब जगह तोड़फोड़ नहीं होती। इसका केवल एक उद्देश्य था कि जिससे कि पुलिस प्रशासन दबाव में आ जाए और उसके खिलाफ आगे कार्यवाही न हो। लेकिन इनकी रचना फेल कर गई क्योंकि वो असत्य थी। इखलाक जो गिरफ्तार हुआ
उसने धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को स्वयं बयान दिया था कि अतीक ने अपने पिता अपने भाई के सहयोग से यह घटना कराई, और अगर पुलिस का इसमें कोई रोल होता। उसने कहा कि आप उसकी हत्या करवाना चाहते थे, और फिर आपने कहा कि गंगा की कसम, लेकिन मैं अगर हत्या करवाता तो अतीक बचता नहीं, ये भी कहा था आपने। जब मुझे सूचना मिली कि ये 7 अगस्त 2002 की बात है, मैं ऑफिस में बैठा था कोतवाली के पास, सूचना मिली कि वहाँ इस तरह से घटना हुई है। मैं पहुंचा तो वहाँ तमाम पत्रकार और न्यूज चैनल के लोग थे। उन्होंने कहा कि अतीक आरोप लगा रहे हैं कि ये घटना आपने कराई है और इलाहाबाद की पुलिस ने किया है। तो मुझे नहीं, मुझे ये हुआ कि ये असत्य आरोप लगा रहा है। तो मैंने कहा कि यह असंभव है, मेरे द्वारा कराने का कोई मतलब ही नहीं है, और मैं क्या, इलाहाबाद की पुलिस इस प्रकरण में गंगा जल जैसी निर्मल है। आपने ये कहा कि मैं कराता तो बचता नहीं, ये भी था, ये मतलब सुर्खियां बनी उस समय पे आप। ये स्वाभाविक है कि मैं क्यों कराऊंगा, और कराऊंगा तो फिर अचूक होगा, मैं कराऊंगा तो अचूक होगा, क्योंकि फिर यह है इस तरह से थोड़े ना कि हमारी पुलिस घायल हो और ये बचें। सब इंस्पेक्टर और सिपाही घायल हुए थे उसमें। आप, एक दौर था कि अतीक अहमद, जिससे आज उत्तर प्रदेश पुलिस हलकान है, साबरमती जेल में बैठ कर को हत्या करवा रहा है, और वो अतीक अहमद कभी आपसे डरता था। क्यों ऐसी परिस्थितियां बदल गई कि एक वक्त था कि अतीक एक अधिकारी से डरता था, वो भी डिप्टी एसपी, आप पीपीएस अधिकारी थे, उससे डरता था, और आज के दौर में परिस्थितियां बदल गई, पुलिस डर रही है एक तरह से। अब उस तरह का देखिए, ऐसा है कि वो वातावरण ऐसा था कि एक बार कार्यवाही चली तो उसमें जनता का, प्रशासन का, सबका समर्थन हुआ। ये जितनी कार्यवाही अब हो रही उससे ज्यादा कम का, अतीक का जो है चकिया का जो ऑफिस है वो उसका डिमोलिशन कराया गया। हर तरह से नियम कानून से बड़ी बड़ी लड़ाई हुई, और जो उनकी बहुत प्रॉपर्टी अटैच हुई थी। लेकिन समय की बात है, समय परिवर्तन के साथ ऐसा हुआ, सत्ता बदली, ये इसकी समर्थित सरकार आई, इसने सारी प्रॉपर्टी रिलीज करा लिया। जो गैंगस्टर एक्ट में कुर्क थी उसको रिलीज करा लिया। उसके बाद शिथिलता होती गई, फिर कुछ कोई बात बनती गई कि वो फिर वो भाव पुलिस में नहीं जग सका और वो स्थिति नहीं बन सकी। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने भी इस समय कार्रवाई हुई, तो क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक दिखावा थी? असल में अतीक के गैंग पे कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री मनसा वाचा कर्मणा दृढ़ हैं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कराने में, और वह कार्रवाइयां सबको दृष्टिगत हो रही हैं, परिलक्षित हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, लेकिन ये जो है, चूंकि ये काफी दिनों से जेल में थे, तो इसमें थोड़ा सा जो है ये बात आ गई कि जो है इस तरह की वो अपराध की संभावना थोड़ी कम प्रतीत हो रही थी कि कोई अपराध करा देगा, क्योंकि अतीक जेल में, अशरफ जेल में, उसके 2 बेटे जेल में, और तो वो थोड़ी ढीली हो गई। हाँ, उन्हें मॉनिटरिंग न कहिए, मॉनिटरिंग तो और कार्यवाहियों पर मॉनिटरिंग हो ही रही थी। मतलब उस संभावना को, वो संभावना दिखाई नहीं पड़ी, जिसके कारण उस स्तर की बात नहीं हो सकी रही। उस समय कार्यवाही भी हुई, इसमें भी हो रही है, लेकिन वो कार्यवाहियां चूंकि ये थी कि वो एक तरह से पुलिस का ही वो बना हुआ था, एक से एक कार्यवाहियां प्रभावी होती गई। और अच्छा, आपने एक दिन में एक ही थाने में अतीक अहमद के खिलाफ 130 से ज्यादा मुकदमे लिखाए थे। क्या वो मामला था? उन मुकदमों का क्या हुआ जो एक दिन में अतीक अहमद के ऊपर 130 मुकदमे दर्ज कराए थे? आप सत्य कह रहे हैं, 130 नहीं, 113 मुकदमे। अच्छा, 113 मुकदमे। 113 मुकदमे थे। ऐसा है कि मैं थोड़े 2 मिनट और लूंगा। गुंडा माफिया जो बनता है, अपराधी बनता है या बड़ा सरगना बनता है, वो अपना कई तरीके से बल प्राप्त करता है। केवल अपराध से वो नहीं बढ़ सकता। अपराधी गुंडा होगा,
तो वो सब जगह से समर्थन लेता है। छात्र भी छात्रों का भी समर्थन लेता है, समाज का समर्थन लेता है, या अपना बल करता है, धन बल अर्जित करता है, व्यापार पर आधिपत्य करता है, राजनीतिक बल लेता है। तो कई तरह से कई लोगों का जो है पूरा वो मजबूत करता है। अतीक अहमद पहले गुंडई करते रहे, वसूली करते रहे, कुछ जमीनों पर कब्जा किए, किए, रंगदारी लिए, जो भी करते रहे। इसके बाद इन्होंने जो है जो एक बड़ा व्यापार पकड़ा, रेलवे के स्क्रैप का टेंडर लेने लगा, और उसमें कोई जो है इसके डर के नाते टेंडर डालता नहीं था। और उस टेंडर में ये कितनी गड़बड़ी करते थे, कितनी बंगलिंग करते थे कि उसका वर्णन करना ठीक नहीं है। उस एक ट्रक की बिल्टी बनती तो 13-14 ट्रक निकलते थे, सुन रहे हैं। वो बिना सबके सहयोग से अपना निकालता था, काफी एम्पायर खड़ा किया। उसके बाद और बिजनेस करने के लिए इसने फर्में खोली। ये 12 फर्म खोला था, जिसमें 2 फर्म केवल सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड थी और 10 फर्में जो है इसकी एकदम फेक थी, और वहीं उसी लगभग उन्हीं पतों पर, और उनके माध्यम से ट्रांजैक्शन करता रहा। जब ये बात पता चली तो रेलवे से सबसे लिए गए जो है कितना ट्रांजैक्शन किया, सब रिकॉर्ड होगा एसपी सिटी दफ्तर में, जो इसमें डीसीपी का दफ्तर है, सारे रिकॉर्ड वहां होंगे। देखा जा आया अरबों की डीलिंग। फिर कब की बात है, कौन से साल की सर? 2002 की बात है। उसके बाद फिर जो है सेल्स टैक्स से भी लिया गया। फिर कुल मिलाकर के 113 मामले बन रहे थे। 113 मामलों को रजिस्ट्रेशन के लिए थाना धुबनगंज को भेजा गया। थाना धुबनगंज ने थोड़ी सी टेक्निकल त्रुटि कर दी कि क्रमवत वो मुकदमा अपराध पंजीकृत करते गए एक साथ। हाँ, सीरियल में। इसको लेकर के वो माननीय उच्च न्यायालय गए। माननीय उच्च न्यायालय ने इस टेक्निकल ग्राउंड पर, फैक्ट पर नहीं, आज भी फैक्ट है कि उन 113 मुकदमे आज भी जो है एग्जिस्ट करते हैं, और वो फर्म जो है वो फर्जी थी, FIR क्वेश कर दिया। उसके बाद फिर जो है मतलब इसके लिए मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट गया था, और उसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से वो करके सारी पत्रावली दे करके, और वो ये जो है मतलब जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं उसका भुगतान करके मतलब SLP दाखिल करने की तैयारी चल रही थी। तब तक सरकार बदल गई। SLP तो दाखिल क्या होगी, जो इसकी कार्यवाहियां हुई थी वो सब शून्य कर दी गई। इवन अतीक अहमद का गैंग जो रजिस्टर्ड था इंटर स्टेट 227 के नंबर पर, वो उसको नलीफाई कर दिया गया कि ये जो है इसमें नॉन एग्जिस्टेंट है, प्रॉपर्टी सब रिलीज कर दी गई। और फिर ये जो है इसके दिन दूना रात चौगुना ये संपत्ति और बाहुबल बढ़ाता रहा। ये किसके कार्यकाल में हो, किसकी सरकार आ गई थी जो इसका गैंगस्टर को नलीफाई हुआ था, कब की बात है? ये आप ये समझिए कि 2003 में एक सरकार के पतन के बाद जो दूसरी सरकार आई और शेष अवधि तक चलती रही समाजवादी पार्टी की। अब ये आप खुद इसकी गणना कर लें। तो ये मतलब ये कहा जाए कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से आज भी क्या अतीक अहमद का राजनीतिक संरक्षण है, जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होने के बाद अभी भी तो खड़ा है, इतना अपराध करा रहा है? राजनीतिक संरक्षण हमेशा रहा है। रही बात यह है कि उसमें जब कार्यवाही हुई तब भी जो है ये राजनीतिकों से जुड़ा हुआ था, राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ था। 2002 में तो ये जो है अपना दल से विधायक था, उससे पूर्व सपा से विधायक रहा, और उसके बाद सपा से MP रहा, और इस समय भी उसकी पत्नी एक पार्टी में है। तो तमाम चीज़ हमेशा रहा है। तो राजनीतिक और राजनीतिक पार्टियां तो ऐसे लोगों को भी जो है अपनी राजनीति के लिए ले ही लेती हैं। एक आखिरी सवाल है, आपने तो इतना काम किया है अतीक अहमद उसके गैंग पर, कह रहे हैं कि अतीक का बेटा जो असद है वो नेपाल चला गया, क्या नेपाल में भी अतीक फैला है? जैसे अभी आपने कहा कि आपने काम किया, मैंने काम क्या किया?
उस समय की पुलिस ने काम किया। मेरा एक लीड रोल था नेतृत्व का, निर्देशन का। और कहीं क्या फैक्ट्स निकल के आए थे नेपाल में? नेपाल में तो इनकी कनेक्टिविटी तो है ही, और नेपाल की बेल्ट को देखिए, अगर आप वहाँ की जियोग्राफी और वहाँ की पॉपुलेशन को जाइए और तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। ये अतीक अहमद श्रावस्ती से, मेरे समझ श्रावस्ती से ही एमपी के जो है के चुनाव में वहाँ से सपा से, मेरी समझ से सपा से जो है प्रत्याशी थे, चुनाव लड़े थे। तो संबंध नहीं होते तो वहाँ श्रावस्ती जाते कैसे, और जो है बलरामपुर, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो इस हिंदुस्तान में नेपाल के अंदर कनेक्शन है, इसका क्रिमिनल कनेक्शन है गैंग से? नेपाल में कनेक्शन कौन सी बड़ी चीज है, एकदम स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक है। यहाँ के तमाम अपराधी नेपाल में अपराध करते हैं। तमाम जो है मतलब लोग जो है वहाँ संपत्ति बनाए हुए हैं। कुछ लोग तो ये है कि यहाँ के भी वासी हैं, वहाँ के भी वासी हैं, तो आना जाना सारी चीजें हैं। ये तो इंडो नेपाल बॉर्डर एकदम पोरस बाउंड्री है, फ्री जो है आते जाते रहते हैं। और ये कि नेपाल भाग गया, नेपाल भागना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े सरलता से, बड़े सहजता से भागे होंगे। मैं नहीं कहता भाग गए हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन भाग गए होंगे तो वहां बहुत आसान है। इनके लिए शरणदाता है वहां पर, इनके शरणदाता। भागने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और शरणदाताओं की कमी नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लालजी शुक्ला, वो अधिकारी जिनके नाम से अतीक खौफ खाता था।